नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आईटीआई सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हो रहे हैं और अभी थर्ड फेज़ के एग्ज़ाम यानी 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2022 तक जो एग्ज़ाम होने हैं उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम सीबीटी एग्ज़ाम की, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के अब तक जितने भी पेपर हुए उनमें टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जो सबसे अधिक बार रिपीट हुए हैं। हम आज की इस वीडियो में उन्हीं 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। अगर आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखना और ये सभी 20 क्वेश्चन अच्छे से रट करके जाना। उम्मीद करते हैं कि आपके 25 प्रश्नों में से ये 20 प्रश्न जरूर आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, तो हम उसके क्वेश्चन भी आप तक उपलब्ध करवाते हैं। आइए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से वो प्रश्न हैं जिनसे आपको पढ़ना है और अच्छे से तैयार करके जाना है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किसी गतिप्रस्त वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा कैसी होती है। यानी कोई वस्तु चल रही है तो घर्षण हमेशा कैसे लगता है। देखो, वैसे तो इसने नाम ही लिख दिया, खुद नहीं बता दिया। विरुद्ध घर्षण हमेशा अगेंस्ट में ही लगता है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है ना। अपोजिट ऑफ द ऑब्जेक्ट या अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हो। यानी आपको उत्तर करना है उस वस्तु के सामने हमेशा घर्षण बल लगता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पेपरों में आया है। सेकेंड ईयर एग्ज़ाम किसी भी ट्रेड का क्यों ना हो, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस लगभग कॉमन रहती है और सबके सेम प्रश्न आते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है ग्रुप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। ये वीडियो भी अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और आपने इनमें से कौन से प्रश्न पहले से देखे हुए थे ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है। एक्चुअल में ये सवाल थोड़ा पूछने में लैंग्वेज आगे पीछे कर दी। क्वेश्चन ये पूछ रहा है घर्षण बल खुद किस बात पर निर्भर करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 2 क्वेश्चन है ये, नंबर 1 मैंने पहले करवाया। तो घर्षण बल हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस पे डिपेंड करता है। संपर्क की जाने वाली सतह की जो प्रकृति है ना वो कैसी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर रफ या खुरदरी सतह है तो घर्षण अधिक होगा, जबकि स्मूथ सरफेस है तो उस पर घर्षण उतना ही कम होगा। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों को अच्छे से पढ़ कर जाना। और उसके बाद में आ रहा है जो अपने स्नेहक यानी ल्यूब्रिकेशन वाली प्रणालियां हैं उनमें से सप्लेस फीड सिस्टम जो होती है, हिंदी में इसको बत्ती छाप या छप फीड के नाम से इनको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। सवाल इसका पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी विधि है ये। तो ये पूरी प्रोसेस क्या होती है कि इसमें एक पूरा ल्यूब्रिकेशन सिस्टम ऑयल रिंग के माध्यम से चलता है, जो उस मशीन के चारों ओर ऐसे मूव करता रहता है और वो बाती से टपकता रहता है लगातार, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, नंबर 3 क्वेश्चन कि कौन सा स्नेहक प्रणाली एक अंगूठी के साथ प्रदान की जाती है जो मशीन के भागों के आसपास लगातार ल्यूब ऑयल को सप्लेस करती रहती है। तो इंग्लिश में इसको सप्लेट फीड सिस्टम बोलते हैं। सी उत्तर सही करना इसका आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद में ये आया ल्यूब्रिकेशन के 3 मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। यानी 3 तरह से हम स्नेहक प्रदान करते हैं किसी भी सिस्टम में, ग्रेविटी फीड सिस्टम से, फोर्स फीड सिस्टम से और सप्लेस फीड सिस्टम से, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से और छप प्रणाली के माध्यम से। छप प्रणाली इसको सप्लेस फीड को ही बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक ये भी आता है, खैर पढ़ ही लेना जब स्क्रीन पे देख ही रहे हो तो, कि कौन सी स्नेहक प्रणाली मशीनों में तेल छेद को रोजगार। ये थोड़ा सा लैंग्वेज आगे पीछे हो जाती है। ये यूँ कह रहा है कि ऑयल इम्प्लॉय करता है, होल के माध्यम से ऑयल लगातार इम्प्लॉय करता रहता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण फीड प्रणाली आएगा इसमें। हिंदी जब ये करते हैं ना तो निम्मी वाले में क्या
हिंदी आगे पीछे हो ही जाती है। आगे देखो कौन सा प्रश्न है, ये भी ठीक है। चौथा प्रश्न इसी को लेंगे हम कि मशीन में घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो स्नेक घर्षण कम करने के लिए ही लगाते हैं हम। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो छठा प्रश्न बनता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बनेगा कि स्नेहक बनाए रखने से मशीन की दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मशीन की एफिशिएंसी बढ़ती है, सुधरती है। ठीक है ना, मशीन का जो काम करने का जैसे मान लो एक मोटर है, अगर उसकी बेरिंग में हम ग्रीस समय समय पर देते रहेंगे ना, तो मशीन जल्दी से मतलब बेरिंग सीज नहीं होगा, मशीन बिल्कुल फ्री चलेगी तो वो अच्छा खासा जो है आपको आउटपुट भी देगी। उसके बाद में दोस्तों एक ये न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा आता है घर्षण वाले में कि घर्षण का गुणांक आपको दिया हुआ है, वस्तु का भार आपको दिया हुआ है, आपको वस्तु का बल ज्ञात करना है यानी फोर्स कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको देखो घर्षण गुणांक वाला फॉर्मूला तो सभी को याद ही होगा, म्यू बराबर F/R होता है। कुछ जगह F/W से भी दर्शा देते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें फोर्स दिया हुआ है, घर्षण गुणांक दिया हुआ है, W यानी वेट ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फोर्स में म्यू का भाग दे देंगे। फोर्स है 30, म्यू है 0.125। कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान करोगे तो उत्तर आएगा 2400 किलोग्राम। ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। दोस्तों मैं लगभग आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो पेपर में पूछे गए हैं अभी तक। ठीक है, और इस अगर अपन बात करें शंकु और उसमें से केंद्र वाले में, तो एक ये आ रहा है कि किसी गोले का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है हमेशा, तो वो उसके सेंटर में होता है यानी केंद्र पर होता है। एक ये आता है कि संतुलन का उदाहरण कौन सा है यदि अपनी नोक पर विश्राम करता है। देखो शंकु के 3 एग्जाम्पल होते हैं, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, तीनों अपनी स्क्रीन पर मैंने डायग्राम बना दिए। अगर नोक पर करता है तो इसको बोलते हैं अस्थिर यानी अनस्टेबल, सी उत्तर होगा। आधार पर टिका हुआ है तो इसको बोलते हैं स्टेबल, और यदि इधर साइड में से टिका हुआ है तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल या तटस्थ। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपका सी हो जाएगा, अस्थिर। न्यूट्रल वाला कौन सा है, जो इस तरह से तिरछा टिका हुआ था स्क्रीन पर, और स्थिर कौन सा है, जो बेस पर टिका हुआ था। याद रखना दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आता भी है, संतुलन, शंकु, इनमें से तो। और वृत्त का देखो क्षेत्रफल पूछना, परिधि पूछना, इसके बारे में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं आपको 3-4 सवाल यहाँ से बता देता हूँ। एक तो ये वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र कौन सा है यदि उसका व्यास d है। वृत्त के क्षेत्रफल के 2 सूत्र होते हैं, अगर त्रिज्या हो तब तो होता है πr², और अगर व्यास दिया हुआ हो तब होता है πd²/4। आपको ये उत्तर करना है। उसके बाद में देखो अर्धवृत्त की परिधि का भी आता है, तो इसका उत्तर होता है πr + 2πr, क्योंकि पूरे वृत्त की परिधि जो है वो होती है 2πr। अब हमें आधे वृत्त की निकालनी है, तो देखो आधी परिधि प्लस व्यास, और व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। पूरी परिधि का आधा करो, 2πr में 2 का भाग दोगे तो πr बचा, और व्यास जोड़ना है तो 2r होता है। ये क्वेश्चन अच्छा है, मैंने एक्सप्लेन कई बार किया हुआ है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो अभी अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और ये आया भी था 9 जनवरी, पता नहीं 8 जनवरी को जो पेपर हुआ था उस शिफ्ट में ये सभी क्वेश्चन आए थे जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले भी आए थे, बार बार रिपीट हो रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखो वृत्त के लिए सही सूत्र, वृत्त के क्षेत्रफल का सही सूत्र क्या है, तो यहाँ πr² आएगा देखो। और ये तीनों प्रश्न उसमें पूछे गए थे, जबकि एक यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा गया। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है कि वृत्त में सबसे बड़े चाप को क्या कहते हैं। वृत्त में सबसे बड़ा चाप जो होता है ना उसको व्यास बोलते हैं, इंग्लिश में डाया बोलते हैं। चाप होता है 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो ये चाप है सारे ही, लेकिन केंद्र बिंदु से होकर निकलता है ना, सबसे बड़ा साइज उसी का होता है, और केंद्र बिंदु से होकर जो निकलता है उसको हमें व्यास बोलते हैं, इंग्लिश में डायामीटर बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों एक ये आ रहा है सबसे ज़्यादा, जो 2 क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक तो ये a⁵ और एक है 625 हो, दोनों बता देता हूँ। देखो ध्यान रखना, जब घातांक की घातांक हो तब आपस में पावर मल्टीप्लाई होती है और a⁵ हो जाएगा। अगर यही घातांक a⁵ इंटू a⁵ है तो टोटल जुड़ जाती है दोनों घातांक और a⁵ हो जाती। अभी क्या बनेगा,
ए की पावर 35 बनेगा इसके लिए अभी अभी, ठीक है। और 625 की घातांक 0। दोस्तों किसी भी संख्या के जब घातांक 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है, यानी 625 की घातांक 0, x की 0, 100 की 0 और 1, ये सब बराबर है गणित में। किसी भी संख्या के यदि घातांक 0 हो तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ये दोनों क्वेश्चन पेपरों में आ चुके हैं और अभी भी मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आपके पेपर में भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में एक ये आता है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए वृत्त में जब त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर और कोण 36 डिग्री हो। ये नीचे देख रहे हो ना। तो देखो चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे 360, ठीक है, 2 पाई आर थीटा बटे 360, ठीक है। फॉर्मूला मैंने बता दिया, मान आप रखना, कैलकुलेशन करना, आपका उत्तर आएगा 2.26 सेंटीमीटर। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये क्या आपका भी उत्तर इतना ही आया क्या। कैलकुलेशन करके मिलान ज़रूर करना, ज़रूरी भी होता है। कैलकुलेशन मिलान कर लिया करो और क्रॉस चेक ज़रूर कर लिया करो ताकि पेपर में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वहाँ पर आ जाए। एक ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कितना है। ये आ चुका है, मैं बता देता हूँ। तो त्रिज्या से क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे, 3.14 इंटू 10 करना है आपको और उत्तर आपका हो जाएगा 314 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। दोस्तों कैलकुलेशन वाले जितने भी है यानी गुणा भाग जितने में भी करना है तो प्लीज़ आप गुणा भाग करें और मुझे उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका भी उतना ही आ रहा है क्या। ये देखो ये वापस आ गया, ठीक है ना, घातांक वाला नहीं, ये नहीं था, सॉरी, क्वेश्चन दूसरा आ गया। उसमें घातांक जो है चलो मैं इसी में बता देता हूँ। उसमें घातांक वाला ये था a की पावर m इंटू ए की पावर n, ठीक है। और उसके लिए फिर सही सूत्र बनेगा a की पावर m प्लस n, ठीक है। ये जो है इसमें तो a की पावर m इंटू n बनेगा, d उत्तर आएगा, लेकिन वो जो है ना उसमें 2 था। चलिए कोई बात नहीं, खैर आप समझ सकते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है बल्क मापांक वाला। तो इनमें से क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा नियम ये कहता है प्रत्यास्थ सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती है। तो ये हुक नियम कहलाता है। बी उत्तर इसका सही कर देना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है हुक के नियम का पहले भी प्रश्न पेपर में आया हुआ है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है ये, तो इसमें से देखने को आपको ज़रूर मिल सकता है। और एक दोस्तों क्वेश्चन ये आया था जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ये वाला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है यदि a प्लस बी का मान 9 हो और a इंटू बी का मान 20 हो। देखो वैसे तो इसका उत्तर ही पूरा आप याद रखें तो सही रहेगा, फिर भी कैलकुलेशन करने के लिए अगर आप देखें ना तो देखो a और b का मान बन रहा है 4 और 5, क्योंकि 4 और 5 को आप जोड़ते हैं तो 9 आता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है, ठीक है। अब आप इसकी कैलकुलेशन करके स्क्वायर कर दो, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25, ठीक है। 25 और 16 को जोड़ते हैं तो 41 आता है, सी उत्तर हो जाएगा। बस दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 टॉप MCQs का, और पार्ट 2 जल्दी लेकर आएंगे। इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स देना, लाइक करना, शेयर ज़रूर करना दोस्तों को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो सेकंड पार्ट इसका जल्दी आपको उपलब्ध करवा देंगे। टॉप क्वेश्चन यही है जो पेपर में बार बार आते हैं। ये वीडियो दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना।